The interview summary and translation in Hindi. लेखक परिचय। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 पटरहाउस, कैम्ब्रिज में इतिहास के विद्यार्थी थे। उन्होंने 10 वर्ष तक प्राइवेट आई के लिए एक रिपोर्टर का कार्य किया और वैनिटी फेयर के लिए लेख लिखे हैं। आगे दिया गया पाठ पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे को दिए उनके परिचय का एक अंश है। पाठ का सारांश। भाग आय। साक्षात्कार पत्रकारिता का एक सामान्य भाग। 130 वर्षों से थोड़ा ज्यादा समय से जब से इसका साक्षात्कार का आविष्कार हुआ है, साक्षात्कार पत्रकारिता में एक आम साधारण बात हो गई है। साक्षात्कार के संबंध में विभिन्न मत। कुछ का मानना है कि साक्षात्कार सत्य का स्रोत है और व्यवहार में एक कला है। दूसरी ओर, कुछ लोग साक्षात्कार को अपने जीवन में औचित्यहीन दखलंदाजी समझते हैं। वे महसूस करते हैं कि किसी न किसी तरह यह साक्षात्कार उन्हें छोटा करता है। भाग 2। उम्बर्टो इको इटली की बोलोनी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। इन्होंने सेमियोटिक्स चिन्हों के अध्ययन पर अपने विचारों में अच्छा सम्मान हासिल किया है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। द नेम ऑफ द रोज नामक उनके उपन्यास ने उनको काफी प्रसिद्धि दिलाई। मुकुंद प्रोफेसर उम्बर्टो से पूछते हैं कि वे एक साथ इतने कार्य किस प्रकार संपन्न कर लेते हैं। इको अपने बारे में एक रहस्य बताते हैं। वह कहते हैं कि हम सभी के जीवन में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। यदि हम इन खाली स्थानों को अपने कार्य से भर देंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स इन हिंदी ट्रांसलेशन। पार्ट आई। 130 वर्ष से थोड़े ज्यादा समय से जब से इसका साक्षात्कार का आविष्कार हुआ है, साक्षात्कार पत्रकारिता में एक आम बात हो गई है। आजकल लगभग हर साक्षर आदमी ने जीवन में कभी न कभी साक्षात्कार पढ़ा होगा, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से पिछले वर्षों में कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जा चुका है। उनमें से कुछ का साक्षात्कार बार बार लिया गया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि साक्षात्कार के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, तरीकों और गुणों के बारे में विचार काफी अलग अलग हैं। कुछ लोग बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण दावा कर सकते हैं कि अपने उच्चतम रूप में यह साक्षात्कार सत्य का स्रोत है और व्यवहार में एक कला, अर्थात साक्षात्कार लेना और देना कला है जो उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर सत्य का पता लगा लेता है। अन्य, आमतौर पर प्रसिद्ध लोग जो अपने आप को इसका शिकार समझते हैं, इसे अपने जीवन में अनावश्यक दखलंदाजी समझकर घृणा कर सकते हैं अथवा ऐसा महसूस करते हैं कि किसी न किसी तरह यह साक्षात्कार उन्हें छोटा करता है। ठीक वैसे ही जैसा कि कुछ प्राचीन संस्कृतियों में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का फोटो खींच लेता है तो वह उस आदमी की आत्मा को चुरा रहा होता है। वी.एस. नैपाल वैश्विक लेखक के रूप में प्रसिद्ध ने अपनी यात्रा संबंधी पुस्तकों तथा अपने वृत्त चित्र की रचनाओं में अपने पूर्वजों के देश के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए जो कि भारत है। उन्हें 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। महसूस करते हैं कि कुछ लोग साक्षात्कारों से घायल होते हैं और अपना कुछ हिस्सा खो देते हैं। एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता लुइस कैरल के बारे में कहा जाता है कि उसे साक्षात्कारकर्ता से एक न्यायसंगत भय था और उसने साक्षात्कार देने को कभी हाँ नहीं कि उसका यह भय उसे बहुत महत्व दिए जाने का था जो उसे सभी परिचितों, साक्षात्कारकर्ताओं और ऑटोग्राफ की मांग करने वाले अड़ियल लोगों से विकर्षित करता था, दूर रखता था तथा बाद में वह बड़े संतोष और विनोद के साथ ऐसे लोगों को चुप रखने की अपनी सफलता की कहानी सुनाया करता था। रुडयार्ड किपलंग ने साक्षात्कारकर्ता के प्रति कहीं अधिक घृणापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया है। 14 अक्टूबर 1892 को उनकी पत्नी कैरोलाइन अपनी डायरी में लिखती हैं कि बोस्टन से आए 2 संवाददाताओं ने उनका दिन खराब कर दिया। वे लिखती हैं कि उनके पति ने संवाददाताओं से कहा, मैं साक्षात्कार देने से मना क्यों करता हूं, क्योंकि यह अनैतिक है। यह एक अपराध है, उतना ही अपराध जितना मेरे ऊपर किया गया आक्रमण और उतना ही दंडनीय है। यह कायरतापूर्ण व अप्रिय है। कोई सम्माननीय व्यक्ति साक्षात्कार लेना नहीं चाहेगा और देना तो और भी बहुत कम चाहेगा। तथापि कुछ ही वर्ष पहले किपलिंग ने ऐसा ही आक्रमण मार्क ट्वेन पर किया था। सन 1894 में H.G. वेल्स ने एक साक्षात्कार में साक्षात्कार की कठिन परीक्षा की ओर संकेत किया है, परंतु वे अक्सर साक्षात्कार देते रहते थे और 40 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए पाया। सॉल बेलो अनेक अवसरों पर साक्षात्कार देना स्वीकार करने के बावजूद भी एक बार साक्षात्कार को अपनी श्वास नली पर अंगूठे के निशान जैसा, किसी के द्वारा गला दबाए जाने जैसा बताया। फिर भी साक्षात्कार के दोषों के बावजूद यह संवाद का सर्वोच्च उपयोगी माध्यम है।
अन्य किसी समय से ज्यादा इन दिनों हमारे समकालीन लोगों के बारे में हमारे स्पष्ट विचार साक्षात्कार से ही बनते हैं। डेनिस ब्रायन ने लिखा है, लगभग हर अत्यंत महत्वपूर्ण बात हम तक एक आदमी के दूसरे आदमी से प्रश्न पूछने के माध्यम से पहुंचती है। इसी वजह से साक्षात्कारकर्ता अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव का स्थान रखता है, अर्थात साक्षात्कारकर्ता की भूमिका बहुत ही अहम होती है। पार्ट 2। मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूं जो रविवारों को उपन्यास लिखता है। उम्बर्टो इको। निम्न अवतरण उम्बर्टो इको के एक साक्षात्कार का अंश है। द हिंदू के संपादक मुकुंद पद्मनाभन साक्षात्कार करता हैं। इटली में बलोनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यू इको उपन्यास लिखना शुरू करने से पहले लक्षणशास्त्र, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्यशास्त्र पर अपने विचारों के लिए एक विद्वान के रूप में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। साहित्यिक उपन्यास, अकादमिक लेखन, निबंध, बच्चों की पुस्तकें, समाचार पत्र के लिए लेख, उनके द्वारा लिखित साहित्य अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से विशाल और व्यापक है। सन 1980 में द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के साथ, जिसकी 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिकी, उन्हें बौद्धिक सुपरस्टार के समकक्ष दर्जा प्राप्त हो गया। मुकुंद, अंग्रेजी उपन्यासकार और विद्वान डेविड लॉज ने एक बार कहा था, मैं नहीं समझ सकता कि किस तरह एक ही आदमी इतने काम करता है जितने वह इको करता है। उम्बर्टो इको, हो सकता है कि मैं बहुत सी चीजें कर लेने का एहसास कराता हूँ, पर अंत में मैं संतुष्ट हूँ कि मैं हमेशा वही एक चीज करता रहता हूँ। मुकुंद, वह कौन सी चीज है? उम्बर्टो इको, अब यह समझाना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं और उन्हें मैं अपने शैक्षणिक कार्य और उपन्यासों के माध्यम से पाने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे, यहाँ तक कि मेरी बच्चों की पुस्तकें अहिंसा और शांति के बारे में हैं, वही नैतिक और दार्शनिक रुचियों का गुच्छा समूह। और फिर मेरा एक रहस्य है। क्या आपको पता है कि यदि ब्रह्मांड की खाली जगह को समाप्त कर दिया जाए, सारे परमाणुओं के खाली स्थान को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी जितना हो जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। मैं उन्हें इंटरस्टिसेस, खाली जगह कहता हूँ। मान लो आप मेरे घर आ रहे हो। आप लिफ्ट में हैं और जब आप ऊपर की ओर आ रहे हो, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह एक इंटरस्टिस है, एक रिक्त स्थान। मैं खाली जगह, रिक्तावकाश में काम करता हूँ। आपकी लिफ्ट के प्रथम तल से तृतीय तल तक पहुँचने की प्रतीक्षा करते समय, मैं एक लेख पहले ही लिख चुका हूँ। हंसता है मुकुंद, हर आदमी सचमुच ऐसा नहीं कर सकता। आपके उपन्यासेतर अकाल्पनिक लेखन और विद्वत्तापूर्ण लेखन में एक खास विनोदपूर्ण तथा वैयक्तिक गुण है। यह नियमित अकादमिक शैली से स्पष्टतः हटकर है, जो निश्चय ही निर्वैयक्तिक तथा अक्सर शुष्क और उबाऊ है। क्या आपने जानबूझकर अनौपचारिक मार्ग चुना है या यह ऐसी चीज है जो स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त हो गई है? उम्बर्टो इको, जब मैंने इटली में अपना पहला डॉक्टरेट संबंधी शोध प्रबंध प्रस्तुत किया तब एक प्रोफेसर ने कहा, विद्वान किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर वे बहुत सारी झूठी परिकल्पनाएं बनाते हैं, फिर वे उन्हें ठीक करते हैं और अंत में वे निष्कर्ष रखते हैं। इसके विपरीत, आपने अपने शोध की कहानी सुनाई है, यहाँ तक कि अपने प्रयासों और असफलताओं को भी शामिल किया है। उसी समय, उसने जाना कि मैं सही था और मेरे शोध प्रबंध को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। इसका मतलब था उसने इसे, मेरे लेखन को सराहा। उस समय 22 साल की उम्र में, मैं समझ गया कि विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें उसी तरह लिखी जानी चाहिए, जिस तरह मैंने लिखी थी, शोध की कहानी कहकर। यही कारण है मेरे निबंधों में कथात्मक पहलू होता है और शायद यही कारण है मैंने इतनी देर से कथा साहित्य उपन्यास लिखना प्रारंभ किया, 50 वर्ष की उम्र के आसपास। मुझे याद है मेरा प्रिय मित्र रोलैंड बार्थ्स हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि वह एक निबंधकार है, एक उपन्यासकार नहीं। वह किसी न किसी दिन रचनात्मक लेखन करना चाहता था, परंतु ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मैंने इस तरह की कुंठा कभी महसूस नहीं की। मैंने संयोगवश उपन्यास लिखना शुरू किया। एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने शुरू कर दिया उपन्यास लिखना। उपन्यासों ने संभवतया कथा कहने की मेरी रुचि को संतुष्ट किया। मुकुंद, उपन्यासों की बात करें, एक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री होने से लेकर आप द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद शानदार तरीके से प्रसिद्ध हो गए। आपने कम से कम 20 विद्वत्तापूर्ण उपन्यासेतर लेखन के साथ साथ अपने 5 उपन्यास लिखे हैं। उम्बर्टो इको, 40 से ज्यादा। मुकुंद, 40 से ज्यादा। उनमें एक लक्षणशास्त्र पर किया गया प्रभावशाली लेखन कार्य है। किंतु ज्यादातर लोगों से उम्बर्टो इको के बारे में पूछिए और वे कहेंगे, अरे, वह उपन्यासकार है। क्या इससे आप परेशान होते हैं? उम्बर्टो इको, हाँ,
क्योंकि मैं अपने आप को विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवारों को उपन्यास लिखता है। यह कोई मजाक नहीं है। मैं अकादमिक शैक्षिकी सम्मेलनों में भाग लेता हूँ, पेन क्लब्स या लेखकों की सभाओं में नहीं। मेरा तादात्म्य अकादमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान लोगों से है। अर्थात मैं स्वयं को अकादमिक व्यक्ति शिक्षा से संबंधित समझता हूँ। किंतु ठीक है, यदि उन अधिकांश लोगों ने केवल उपन्यास पढ़े हैं, हंसता है, कंधे उचकाता है। मैं जानता हूं कि उपन्यास लिखकर मैं ज्यादा पाठकों तक पहुंचता हूं। मैं यह आशा नहीं कर सकता कि लक्षणशास्त्र के लेखन के मेरे 10 लाख पाठक होंगे। मुकुंद, यह बात मुझे अपने अगले प्रश्न तक ले जाती है। द नेम ऑफ द रोज एक अत्यंत गंभीर उपन्यास है। एक स्तर पर यह एक लंबी जासूसी कहानी है, किंतु यह तत्व मीमांसा, ईश्वर मीमांसा और मध्ययुगीन इतिहास की गहराई में भी जाती है। तथापि इसे विशाल पाठक समूह मिला। क्या आप इससे किसी तरह चकराए? उम्बर्टो इको नहीं, पत्रकार चकराते हैं, और कभी कभी प्रकाशक। यह इसलिए होता है कि पत्रकार और प्रकाशक विश्वास करते हैं कि लोगों को कूड़ा, निम्न स्तर का साहित्य पसंद होता है और वे कठिनाई से पढ़कर प्राप्त अनुभवों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। सोचो, इस धरती पर 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज की 1 से 1.5 करोड़ प्रतियां बिकी। अतः इस तरह मैं पाठकों के छोटे से प्रतिशत तक ही पहुंच पाया। परंतु ये ही वे पाठक हैं जो सरल अनुभव नहीं चाहते हैं, या कम से कम हमेशा ऐसा नहीं चाहते। मैं स्वयं डिनर के बाद 9 बजे टेलीविजन देखता हूं और या तो मायामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूं। मैं इसका आनंद लेता हूं और मुझे इसकी जरूरत है, परंतु पूरे दिन भर नहीं देखता हूं। मुकुंद, क्या इस उपन्यास की बड़ी सफलता का इस तथ्य से कुछ लेना देना है कि इसमें मध्ययुगीन इतिहास की चर्चा है, जो कि उम्बर्टो इको यह संभव है। परंतु मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर चीनी बुद्धिमान आदमी की तरह कहानी सुनाता हूँ। मेरी अमेरिकन प्रकाशक ने कहा जबकि उसे मेरी पुस्तक पसंद थी, उसने 3000 प्रतियों से ज्यादा बिकने की ऐसे देश में उम्मीद नहीं की थी जहां किसी ने चच नहीं देखा है या कोई लैटिन नहीं पढ़ता है। अतः मुझे 3000 प्रतियों की पेशगी दी गई, परंतु अंत में अमेरिका में 20 से 30 लाख प्रतियां बिकी। मेरी पुस्तक से पहले मध्ययुगीन इतिहास के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। मैं समझता हूँ पुस्तक की सफलता एक रहस्य है। कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। मैं समझता हूँ कि यदि मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद लिखा होता तो परिणाम वही न होता। उस समय यह इतनी सफल कैसे हो गई, यह एक रहस्य है। समाप्त।